जब मैं दब देंगे जी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग जैसा कि पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी में जैसे ही हमने जाना था कि डाइवर्सिटी डी फॉर डाइवर्सिटी और डी फॉर डिफरेंसेस। डिफरेंसेस होते हैं, आप देखते हैं कि हमारे खाने पीने से लेके रहने तक हर तरह की चीज़ में कितने डिफरेंसेस हैं। एंड एज यू नो इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, बहुत सारी डाइवर्सिटी। मतलब पूरा जो फर्स्ट जो चैप्टर था आपका डाइवर्सिटी में ही पढ़ते पढ़ते आप जान गए थे कि हमारे देश में कितनी तरह की डाइवर्सिटी है, और यहाँ जो डाइवर्सिटी के बाद भी यूनिटी पाई जाती है। लेकिन जैसे डी फॉर डाइवर्सिटी है, लेकिन डी फॉर डिफरेंसेस भी हैं। जितनी डाइवर्सिटी उतने डिफरेंसेस यानी कि अगर जो मोटे मोटे तौर पर हम कुछ बातें करें तो हमारे देश में 8 रिलीजन्स, पूरी दुनिया में पाए जाने वाले कुछ मुख्य धर्मों में से 8 जो धर्म है हमारे देश में है, और ऑलमोस्ट 1600 लैंग्वेजेस यानी कि 1600 भाषाएं भी हैं। 8 धर्म 1600 भाषाएं, आप देख सकते हैं कि कितनी सारी डाइवर्सिटी है हमारे देश में। एक मुद्दे की बात यह है कि डाइवर्सिटी शुड बी सेलिब्रेटेड। डाइवर्सिटी को हमें एक जॉय के तौर पे लेना चाहिए, उसे सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि हम उसको लेके कॉन्फ्लिक्ट पैदा करें। लेकिन जहां जितनी डाइवर्सिटी हो जाती है सोसाइटी में, फिर उतने ही डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में जानेंगे कि भाई डाइवर्सिटी के चलते क्या क्या 5-7 चीजें जो हैं इतनी अपने पीक पर पहुंच जाती हैं, और उनसे क्या क्या सिनेरियो जो पैदा होता है वो सेकंड चैप्टर में आपको समझाया गया है। तो डिफरेंसेस के चलते फिर जब हम इसमें डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं, यानी कि हम भेदभाव करने लग सकते हैं, वो जो सारा सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो डिफरेंसेस के चलते हमारे यहाँ जो सेकंड चीज आ जाती है वो आ जाती है प्रिजुडाइज। प्रिजुडाइज मतलब हिंदी में अगर जाने से समझे तो पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह मतलब हमने किसी को देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, लेकिन उसके बारे में पहले से ही एक धारणा लेके बैठ जाते हैं हम लोग कि किसी भी एक सर्टेन धर्म का आदमी ऐसा होता है, या किसी कास्ट का आदमी वैसा होता है, या कोई हमें बताए किसी के बारे में और तब हम धारणा बना के बैठ जाए, तो ये प्रिजुडाइज है। हम पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं, हम पहले ही जज कर लेते हैं। टू जज समवन नेगेटिवली और विद इंफीरियर कॉम्प्लेक्स, हम किसी को नेगेटिव जज कर लें, इंफीरियर कर लें, और ये मानने लग जाएं कि वो हमसे हीन है, या उसके बारे में कुछ ऐसा पॉजिटिव ना सोचें, तो ये प्रिजुडाइज है। नेक्स्ट थिंग इज स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप मतलब कि भाई आप एक रूढ़िवादी ढर्रे से सोचते हैं, आपकी सोच जो है कुछ पुरानी चीज़ों को आप कंटिन्यू करके ला रहे हैं, और वो चीज़ें सही नहीं होती हैं। ठीक है, सारी पुरानी चीज़ें भी खराब नहीं होती, बहुत जो पुरानी चीज़ें बहुत अच्छी भी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंजर्वेटिव होने के बाद लोगों में डिफरेंशिएट करती हैं उन्हें। तो स्टीरियोटाइप होना कि मतलब कुछ रूढ़ियों को ही कैरी फॉरवर्ड करते रहना, उन्हीं के बारे में ज़्यादा सोचते रहना। स्टीरियोटाइप इज कंजर्वेटिव व्हेन पीपल फिक्स इन एन इमेज। एक इमेज डेवलप कर ली हमने कि जैसे कि हम सोचे कि भाई मेल जो होता है वो स्ट्रांग होता है, लड़का कभी रो नहीं सकता, लड़के को चोट भी लग जाए, अरे रो रहा है तो लड़का होकर कैसे रो सकता है। तो जब इस तरह के एक खाके में एक बाउंड्री में जो सीमित कर देते हैं किसी को, तो स्टीरियोटाइप होता है। जनरली हम कहते हैं कि घर में जो काम करना है वो लेडीज का काम है, गर्ल्स का काम है, फीमेल का काम है। तो ये जो एक बॉक्स में हमने अपनी जो थिंकिंग को सेट कर लिया है वो स्टीरियोटाइप है। और किसी के बैकग्राउंड के बारे में, जैसे कि हम एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में सोच रहे हैं कि भाई उस रिलीजन में तो लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, वहाँ इसलिए फिर लड़कियों की डेवलपमेंट नहीं होती। तो ये चीज़ें हम खींचते हैं अपने कंजर्वेटिव नेचर के चलते। तो ऐसी हमारी जो सोच है वो हो जाती है स्टीरियोटाइप।
रूढ़िवादी कह सकते हैं आप इसको। फोर्थ इज इनइक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन, असमानता और भेदभाव। जहां आपस में असमानता होगी वहां भेदभाव होना ही होना है। जब सभी समान सोच से सभी को समान समझेंगे हम, तब इक्वालिटी आती है। लेकिन जब हम एक दूसरे के अंदर भेदभाव करते हैं, एक दूसरे को समान नहीं समझते हैं, छोटा बड़ा मानते हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन पैदा करती है। आप देखो कि एक जैसे पहले चैप्टर में भी एक नाम दिया गया था, समीर और समीर। समीर नाम के दो लड़के थे, एक तो अखबार बेच रहा था और एक लड़का स्कूल में पढ़ने जा रहा था या ऑफिस में जा रहा था। नाम सेम है लेकिन रिलीजियस बैकग्राउंड उनके अलग अलग है। रिलीजियस बैकग्राउंड उनके अलग अलग होने की वजह से उसके साथ साथ उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी अलग था। तो ये जो चीजें हैं असमानता पैदा करती हैं। असमानता पैदा करने के चलते फिर डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है हम, और वो डिस्क्रिमिनेशन फिर कहीं ना कहीं शोषण भी करता है। एक मान लो एक समुदाय ऐसा है इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक समुदाय के आदमी इकोनॉमिकली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है आर्थिक तौर पर, तो फिर वो डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं। अब ये जो हमने प्रेजुडाइज पढ़ा, स्टीरियोटाइप पढ़ा, इनइक्वालिटी पढ़ा या डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा, अगर जो मैं कंक्लूजन निकालूं इस चीज का, निष्कर्ष के तौर पर जाऊं, तो आप देखेंगे हर एक चीज के रूट में कुछ रूट कोज है, यानी कि कुछ कॉमन फैक्टर है जो इन सारी चीजों को बढ़ावा देते हैं। और वो बढ़ावा इसलिए देते हैं कि डाइवर्सिटी है। यहाँ पे डाइवर्सिटी की बात हमने फर्स्ट चैप्टर में भी इतनी करी है और अब भी बताया गया कि हमारे भारत में बोला जाता है कि एक कोस पर बदले पानी और चार कोस पर बदले वाणी, यानी कि इतनी डाइवर्सिटी जहाँ पे होती है। तो ये डाइवर्सिटी क्यों है, किस लिए? ये कॉमन फैक्टर है कुछ डाइवर्सिटी के लिए कि भाई, या डिफरेंसेस के लिए कि इतने जो हमारे अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो डिस्क्रिमिनेशन है या डिफरेंसेस है, वो इसलिए है कि एक तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन के आदमी रहते हैं। जैसा कि आपने देखा 8 मोटे मोटे रिलीजन है और छोटे छोटे तो कई सारे हैं। तो इतने सारे रिलीजन के उनकी सोच एक जैसी होना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका मतलब वर्शिप पोस्चर से लेके मतलब कितनी सारी चीजें जो है अलग अलग होती हैं। तो रिलीजन एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कास्ट, वर्ण व्यवस्था पुराने समय से चली आ रही है, ऋग्वेद काल से ही, और उसके बाद आज के दिन तो ये और ज्यादा गंभीर है, कास्ट सिस्टम, इतनी सारी कास्ट। तो इन सारी कास्ट सिस्टम के चलते भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। दूसरा क्रीड, आगे लैंग्वेज, इतनी भाषाएं जो है बंगाली, असमी, हिंदी, इंग्लिश, और इन सब चीज़ों के चलते डिस्क्रिमिनेशन होना चालू हो जाता है। सपोज करो कि कुछ लोग आपस में इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं और अब वहाँ पर कोई हिंदी बोलने वाला है, तो इंग्लिश बोलने वाले जो धड़ा है, जो ग्रुप है, वो हिंदी बोलने वाले को पछाड़ने की सोचेगा, डोमिनेट करेगा, डिस्क्रिमिनेट करेगा। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन पैदा होना चालू हो जाता है। आगे है कलर, काला गोरा। आपने सुना भी होगा कि 90 के डिकेड से पहले, 90 के दशक से पहले साउथ अफ्रीका में एक अपार्थाइड जो रंग भेद की एक बड़ी नीति थी, वहाँ पे नेल्सन मंडेला जी एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर हुए, उन्होंने उसको वहाँ पे बंद कराया था। तो वो कलर को लेके था। यहाँ भी हमारे यहाँ भी काले गोरे का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। या फिजिकल एस्पेक्ट, पहले जैसे हम जो डिसेबिलिटी के साथ होते थे जो पर्सन, उन्हें जैसे आज के दिन तो खैर चलिए दिव्यांग कहा जाता है, उनको बड़ी एक अच्छे वे में उनको बुलाया जाता है। लेकिन डिसेबल पर्सन को भी लेके हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, हम पहले से उनके बारे में सोच लेते हैं। किसी कोई मान लो कि पैरों से डिसेबल है या दिव्यांग है, तो हम सोचते हैं कि उसका दिमाग भी क्या काम करता होगा।
तो पहले से ही हम काफ़ी सारी चीज़ों को प्रिजुडाइज कर जाते हैं और धीरे धीरे करके फिर वो डिफरेंसेस होने लगते हैं। या मेल फीमेल, मेल स्ट्रॉन्ग होते हैं, फीमेल जो है कमज़ोर होती हैं, या मेल ये काम करते हैं, फीमेल के ये काम फिक्स हैं। तो इस तरह की जब चीज़ें कंटिन्यूसली चलती रहती हैं फिर डिफरेंसेस पैदा होने मतलब होते रहते हैं, चलते रहते हैं। आगे है रिच और पुअर, यानी कि आप इकोनॉमिक बैकग्राउंड पर जब जाते हैं, इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर्थिक जो आपका परिवेश कैसा है, आप अमीर हैं या गरीब हैं, तो ये कुछ फैक्टर रहे हैं बेटा यहाँ पे जो रिलीजन, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, कलर, मेल फीमेल या फिर रिच पुअर, ये इन चीजों पर बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो जाता है हमारे देश में। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि भाई डाइवर्सिटी ना, अगर जो डाइवर्सिटी को हम सही से देखें तो एक उपवन है, एक बगीचा है। सोचो कि आपको केवल एक ही फूल देखने को मिले, गुलाब, गेंदा, कोई भी एक फूल, और अब आपको देखने को मिल रहे हैं कि गुलाब, गेंदा, गुलदाउदी, गुलमोहर, चंपा, चमेली। तो ये सारी चीजें क्यों? क्योंकि डाइवर्सिटी। तो हमारे देश में भी हमें इसी तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए। या हम सोचे कि एक ड्रेस है आपके पास, एक ही तरह के कपड़े हैं, आप उन्हीं को बार बार पहन लोगे? नहीं, आपको अलग अलग ड्रेसेस चाहिए। तो हर कोई डाइवर्सिटी को इसी तरह, हर किसी को डाइवर्सिटी को इसी तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए जो कि एक एनर्जी दे, ना कि उसको लेके हम एक दूसरे को पछाड़ें। तो अब इतनी सारी चीजों के बाद कुछ रिफॉर्मर भी हुए। एक भारत में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हुए हैं, बहुत ग्रेट लीडर थे वो, और उन्होंने इस इनइक्वालिटी पे, इस डिस्क्रिमिनेशन पे काफी सारा काम किया। उनकी एक स्टोरी दी भी हुई है कि वो उनका जो जीवन चक्र है, जिस हिसाब से वो 1891 में पैदा हुए थे और 1956 में स्वर्गलोक चले गए थे। तो ये अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने बहुत सारे काम किए। उनकी स्टोरी जैसे मैं बता देता हूँ अभी आपको। उनकी कहानी ये थी कि वो महार जाति से संबंध रखते थे और उस टाइम पे वो एक डिस्क्रिमिनेटेड जाति थी, दलित समझा जाता था उन्हें। दलित का जैसे मैंने यहाँ भी बताया, दलित जो है लोअर कास्ट, आज भी माना जाता है कि ये दलित कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो दलित में लोअर कास्ट आते हैं सारे, तो उस जाति से थे। और उस जाति में उनसे पहले किसी ने भी ग्रेजुएशन तक नहीं किया था, मतलब पढ़ाई लिखाई थी नहीं। वो अपने बचपन के दौरान उन्होंने काफ़ी कुछ संघर्ष किए, पढ़ने लिखने को लेके उनकी जद्दोजहद काफ़ी रही। उन्होंने बड़ी मुश्किल से पढ़ाई करी। इस दौरान उन्होंने देखा कि डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है लोअर तबके को या दलित के साथ। तो उन्होंने तभी ठान लिया था कि मैं इक्वेलिटी के लिए काम करूंगा, मैं समानता के लिए काम करूंगा। तो उन्होंने खूब पढ़ाई लिखाई करी। ग्रेजुएशन करने के बाद वो लंदन गए, वहाँ से उन्होंने ला के पढ़ाई करी, वकील बन के फिर वो आए। और इसी तरह से चलते रहते जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उन्होंने बनाया इसको। इसलिए उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत टफ टास्क था। और एक देश का संविधान जो है उस देश की आत्मा होती है, क्योंकि वो सारे रूल रेगुलेशन सभी संविधान के हिसाब से चलते हैं किसी देश में। तो ये B.R. अम्बेडकर जी की कहानी भी आपको सेकंड चैप्टर में मिलेगी। 6th एक पॉइंट है स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, यानी कि समानता के लिए जो संघर्ष है वो कैसा रहा। 1947 तक से पहले, यानी कि अंग्रेजों के टाइम में हमने जो लड़ाई लड़ी वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ी। और उस लड़ाई में सभी वर्गों के लोगों ने, चाहे अमीर, गरीब, अगड़े पिछड़े, दलित, धनी, सेठ, गरीब, जो भी है, सब ने, संपन्न या वंचित, हर किसी ने लड़ाई लड़ी। लेकिन उसके साथ साथ ये संघर्ष कुछ और चीज़ों के लिए भी था। कुछ और चीज़ों के लिए, जैसे कि किसान भी इसमें बढ़ चढ़ के इसलिए भाग ले रहे थे क्योंकि उनका भी जीवन नर्क बना रखा था मनी लैंडर्स ने। मनी लैंडर्स मतलब जो बड़े बड़े जमींदार हैं या
पैसा देते थे लेकिन उनके जमीनें हड़प लेते थे, साहूकार किस्म के आदमी। इसके अलावा महिलाओं का भी एक अपना उसमें साथ साथ आंदोलन चल रहा था कि भाई उन्हें भी राइट टू एजुकेशन चाहिए, वो भी शिक्षित होना चाहती थी, और कई सारी चीजें हैं। यानी इसके अलावा एक चीज और थी कि औरतों को और दलित आदमियों को मंदिरों तक में प्रवेश नहीं दिया जाता था, उनकी एंट्री नहीं मानी जाती थी, उन्हें मनाही थी इस चीज की। तो इस तरह की काफी सारी चीजें थी कि जिनके लिए संघर्ष करना पड़ा। और बच्चों ये मान के चलिए आपकी आजादी के बाद इन सब चीजों में इंडिफरेंसेस में इसलिए सुधार हुआ है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में, कानून ने, संविधान ने सबको राइट्स दिए हैं। आपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में सुना होगा, तो उसमें सब कुछ है कि हर कोई अपने जीवन जीने का ढंग अपने हिसाब से जी सकता है, अपने हिसाब से खा सकता है, अपने हिसाब से पहन सकता है, अपने हिसाब से किसी भी धर्म को मान सकता है, पूरे भारत देश में कहीं भी आ सकता है, जा सकता है, कोई धर्म अपना सकता है, कोई भी काम धंधा कर सकता है लीगल तरीके से। तो ये सारी चीजें हमें संविधान ने बाद में दी है। तो आप कह सकते हैं कि संविधान ने डिफरेंसेस को कम करने में भारतीय समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर एक बार कह देता हूँ कि डाइवर्सिटी को बेटा हंसी खुशी मतलब जॉय उसे सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन जो है, सारे तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है, जितना भी भेदभाव है, वो स्टार्ट हो जाता है जब लोग स्टीरियोटाइप और प्रेजुडाइज होकर सोचने लगते हैं, और उसके बेस में ये सारे कॉमन फैक्टर जो हैं वो रहते हैं। तो आपने होपफुली आपने इस चैप्टर 2 से ये सारी चीज़ें सीख ली होंगी बेटा। थैंक यू।